अभी तक हमने पढ़ा है विकृति तक और हम आज उसके प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे और समझेंगे कि ये कितने प्रकार की विकृति होती है। तो पहली है, इसका पहला प्रकार है अनुदैर्घ्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति और तीसरा है अपरूपण विकृति। तो अनुदैर्घ्य विकृति जो है, इसमें जो विकृति उत्पन्न होती है वो एक डायरेक्शन में उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर किसी लंबाई के एलॉन्ग कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है या विरूपण हो रहा है तो उसे हम अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, ये अगर इसकी लंबाई l दी गई है तो अगर हम इस पे बल लगाएं, या तो इसमें एक विकृति उत्पन्न होगी, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी और ये जो लंबाई बढ़ेगी वो क्या होगी, डेल्टा एल होगी। तो इस विकृति में क्या है कि जो डेल्टा एल लंबाई बढ़ी अपॉन जो टोटल लंबाई है, इसी के अनुपात को हम कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति ठीक है। इसका कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लंबाई ऊपर भी है, लंबाई नीचे भी है। तो मीटर या जो भी इसका यूनिट होगा वो कट जाएगा और ये यूनिट लेस हो जाएगा, बिना यूनिट का हो जाएगा। दूसरा है आयतन विकृति। आयतन विकृति जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई आयतन वाला चीज है, जैसे कोई ऐसा वेसल है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, कुछ जगह है उसमें, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसकी जगह बढ़ जाती है, यानी अगर वो जगह बढ़ गई डेल्टा भी, और उसकी पहले क्या थी, पहले उसका डायमेंशन में पूरा भी था, यानी उसकी आयतन भी थी, तो इन दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, आयतन विकृति होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है, आयतन विकृति। तीसरा अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति जो होता है वो क्या होता है, अपरूपण यानी रूप में परिवर्तन, थोड़ा अपरूपण मतलब थोड़ा भद्दापन आ जाता है रूप में, यानी कहीं से टेढ़ा हो जाए या कुछ डिग्री टेढ़ा हो जाए, उसे ही अपरूपण कहते हैं। तो अपरूपण को हम दर्शाते हैं थीटा से। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। और थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन एल, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एल। ये है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति तीनों विकृति, जो तीनों प्रकार है विकृति के, इनमें एक में भी नहीं, एक विकृति में भी नहीं यूनिट होती है, यानी ये यूनिट लेस तीनों की तीनों। क्योंकि जब हम यूनिट की बात करते हैं तो अपॉन में जब दूसरी यूनिट आ जा रही है तो क्या कैंसिल हो जा रही है। और इसके बाद तीनों हम समझ गए कि विकृति क्या होती है कि बीमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक बीमा, वो हो गई विकृति। और उसके बाद विकृति के प्रकार में क्या क्या है, वो तीनों विकृति है। तो ये तीन प्रकार है, अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति में लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा है, यानी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, इससे हम दर्शाएंगे। और दूसरा है आयतन विकृति। आयतन विकृति में क्या है कि उस वेसल के या उस पदार्थ के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन हो रहा है उसे डेल्टा भी कहेंगे, और जो पहले प्रारंभिक उसका आयतन था उसे भी कहेंगे। तो डेल्टा भी बाय भी हो गया आयतन विकृति। तीसरा है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या है कि उसका रूप में परिवर्तन, यानी कुछ डिग्री घूम जा रहा है, कुछ
डिग्री यानी कोण में कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं अपरूपण विकृति, और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है। अब हम आए प्रत्यास्थता की सीमा पर। प्रत्यास्थता की सीमा है यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या चीज़ है ये अगर हम किसी पदार्थ पर कोई विरूपक बल लगा रहे हैं तो उत्पन्न हुई विकृति की वह सीमा जिस पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यानी प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि पदार्थ में जब बल लगाते हैं विरूपक बल, तो वो पदार्थ प्रत्यास्थता उसमें विद्यमान हो वह सीमा, यानी वहीं तक वो प्रत्यास्थता रहती है, और उसके बाद अगर हम लगाते हैं और बल तो प्लास्टिकता में चली जाती है और फिर वो अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाती है। तो उस लिमिट को जिसके बाद प्रत्यास्थता खत्म होती है, उस लिमिट तक को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाने पर उत्पन्न विकृति की वह सीमा जिस पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यानी उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उस पदार्थ में प्रत्यास्थता गुण नहीं रहेगा। वही लिमिट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने एक नियम दिया, और ये नियम किस आधार पर दिया। रॉबर्ट हुक ने अनेकों प्रयोग किया, अनेकों पदार्थों पर अलग अलग प्रयोग किया, और यह पाया कि किसी भी पदार्थ पर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है और जो विकृति होती है, वो दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी उसने पहले प्लास्टिक पर प्रयोग किया, प्लास्टिक वस्तुओं पर, फिर लोहे की वस्तुओं पर, जितने भी धातु हैं सभी पे उसने अलग अलग प्रयोग किया, और यह पाया कि प्रतिबल जो होता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिबल उसके अंदर उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके अंदर उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको अगर हम इसको खोला जाए तो क्या होगा, एक कांस्टेंट निकलेगा, यानी प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के क्या है, नियतांक है, इंटू विकृति। तो के क्या है यहाँ पे, के है एक नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट है ये, यानी नियतांक है। तो हुक का नियम रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया, और इस नियम के अनुसार प्रतिबल क्या होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती क्या चीज होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाया जाए, यानी प्रतिबल को बढ़ाया जाए, तो विकृति भी साथ ही साथ में बढ़ती है, या प्रतिबल को घटाया जाए तो विकृति भी साथ ही साथ में घटती है। तो प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो क्या होगा, जब इसको खोलेंगे तो फिर प्रतिबल इज इक्वल टू के इंटू विकृति, जहाँ के क्या है, के एक नियतांक है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल विकृति वक्र क्या है, ये जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर अभियांत्रिकीय कार्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग
इसलिए भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी धातु की वस्तु कब टूटेगी या कितने दिन उसका लाइफ है, कितने दिन में खराब होने लगेगी, या हम उसका उपयोग कब तक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबल जो है वाई एक्सिस पे डाला गया है, वाई एक्सिस, और विकृति एक्स एक्सिस पे डाला गया है। ये दोनों का कर्व दिया है, ये 0 O पॉइंट है, ये O डैश पॉइंट है। तो ये एक धातु को लिया गया है, जो धातु का तार है ये, जिस पर बल लगाया जाता है, तो वो किस तरह का व्यवहार करती है, उसी का ये वक्र है। तो सबसे पहले धातु अभी बल नहीं लगाया गया, तो अभी शून्य अवस्था पे थी, दोनों के मिड पॉइंट पे थी। फिर हमने धीरे धीरे इस पे बल लगाना शुरू किया, तो ये जो O बिंदु है वो P तक पहुंचा। O बिंदु P तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि ये सीधा गया। सीधा जाने का क्या मतलब है कि जितना हमने प्रतिबल लगाया उतनी उसमें विकृति हुई, यानी प्रतिबल को बढ़ाने पर विकृति बढ़ी। तो यहाँ पर हुक के नियम का क्या हुआ, पालन हुआ। तो ओपी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन होता है। जबकि जब उससे अधिक हमने बल लगाया, विरूपक बल लगाया, तो क्या हुआ, ये ई बिंदु तक पहुंचा। तो जो पीई क्षेत्र है, यहाँ पर हुक के नियम का पालन नहीं हुआ। हमने प्रतिबल को बढ़ाया, परंतु विकृति में धीरे धीरे कमी आना शुरू हुई। पीई ये क्षेत्र है, ये सब ओपी क्षेत्र है, पीई क्षेत्र है, सब क्षेत्र है ये। उसके बाद यहाँ पर हुक के नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि विकृति में कमी आ रही है और प्रतिबल बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद ये ई बिंदु के बाद ए बिंदु तक गया, यानी प्रतिबल जो हम विरूपक बल बढ़ाने पर ई ए क्षेत्र बना। ठीक, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि जैसे जैसे हम विरूपक बल बढ़ाते गए, तो तार जो है, वो जो धातु की तार है, वो पुनः अपने वापस उसी स्थिति में नहीं आ पाई, मूल आकार में नहीं लौट पाया, वो फैलते गया। और वो जो है अब यहाँ से ऐसा स्थिति आया कि वो वापस नहीं आ सकता। उसके बाद हमने विरूपक बल और बढ़ाया, तो क्षेत्र बना ए बी क्षेत्र बना। तो ए बी क्षेत्र में क्या हुआ कि विरूपक बल बढ़ने के साथ क्या हुआ कि ये भांजन प्रतिबल तक पहुंच गया, एक ऐसे लिमिट पे पहुंच गया जहां से वो तार जो है क्या करेगा, एक्सीड जब करेगा तो वो टूट सकता है। वो क्या कर सकता है, टूट सकता है। लेकिन ये भंजन प्रतिबल है। भंजन प्रतिबल मतलब कि तार पतला होकर भंजन प्रतिबल तक पहुंच जाता है। भंजन प्रतिबल टूटने के पहले का वो लिमिट है, एक बिंदु है जहाँ पे वो तार टूटता है, उसके पहले का लिमिट है। फिर हमने विरूपक बल को और बढ़ाया, तो बिंदु B से C तक पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, B से C तक पहुंचने में, C तक पहुंचते ही तार क्या होता है, टूट जाता है और ये कर्व वहीं पे खत्म हो जाता है। अब हमारे दैनिक जीवन में ये प्रतिबल विकृति वक्र का उपयोग क्यों है, क्यों प्रतिबल विकृति वक्र को पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे वस्तुओं का एक लिमिट बताता है, उसकी सीमा बताता है कि ये कहाँ तक, किस हद तक, किस सीमा तक। यदि हम पुल का निर्माण कर रहे हैं तो वो पुल कितने वर्षों तक चलेगा।
कितने वर्षों तक उसका जीवन चक्र है, ये प्रतिबल विकृति वक्र ही हमें बताता है। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग भी दिए गए हैं। अब जो हमने पढ़ा प्रतिबल विकृति वक्र हमने पढ़ा, तो प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम जानने जा रहे हैं। तो हम इसके आधार पर तीन तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं: तन्य पदार्थ, भंगुर पदार्थ और प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ। तन्य पदार्थ में क्या है? डक्टाइल मटेरियल। तन्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर विरूपक बल लगाया जाता है तो उनकी लंबाई बढ़ती है, और साथ ही साथ में लंबाई बढ़ने के साथ दो ऐसे बिंदु आते हैं जहां पर वे हुक के नियम का पालन नहीं करते हैं। जबकि एक हद तक, जैसे ये बिंदु है यहाँ तक ए तक, ओ से ए तक, ये हुक का नियम पालन कर रहे हैं। कौन से? तन्य पदार्थ। जबकि उसके आगे जाने के बाद वो हुक के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके आगे बढ़ने पर एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर ये विभंजन बिंदु जिसे कहते हैं, जहाँ पर ये टूट जाते हैं। तो वे क्या हो गए? तन्य पदार्थ में डक्टाइल मटेरियल हो गए। इनसे हम पतले तार बना सकते हैं। जैसे ये तांबा, ये धातु, ये अधिकतर तांबा, चांदी, लोहा और एल्युमिनियम। लोहे का भी हम तार में उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी हम तार बनाने में उपयोग कर सकते हैं, और चांदी का भी तार बनाने में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये तन्य पदार्थ यानी डक्टाइल मटेरियल वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम तार बनाने में कर सकते हैं, और प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे कि हुक का नियम का पालन करेंगे एक लिमिट तक, उसके बाद ये हुक के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा वर्गीकरण है भंगुर पदार्थ यानी ब्रिटल मटेरियल। भंगुर पदार्थ वे पदार्थ हैं जो हुक के नियम का पालन करते हैं, परंतु हुक के नियम का पालन करने के बाद वे अचानक से विभंजन बिंदु पर आकर टूट जाते हैं। उन्हें हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। यानी ये एक लिमिट के बाद तुरंत अचानक इनमें विभंजन आ जाता है, यानी ये टूट जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? भंगुर पदार्थ कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कांच और कच्चा लोहा। कच्चा लोहा भी क्या होता है कि हुक के नियम पालन करने के बाद अचानक से इसमें विभंजन बिंदु आ जाता है और ये तुरंत टूट जाता है। इसके बाद है तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ, इलास्टोमर। प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ ये तीसरे तरह का है। इसमें क्या होता है कि ये जो कर्व बनता है, प्रतिबल और विकृति के बीच का जो कर्व बन रहा है, ये क्या बनता है? ये हुक के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता है, ये विपरीत होता है, और इसमें रबर का उपयोग होता है। ये जो होता है, ये इसका जो उदाहरण है, ये रबर है, और ये हुक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। और ये क्या, ये प्रत्यास्थ भी है, लेकिन ये क्या है? बहुलक है। बहुलक मतलब कि बहुलक सामान्य भाषा में प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? बहुलक। प्लास्टिक या इलास्टोमर ये हो गया। पॉलीथिलीन, पॉलीटेरिस्टिलीन, ये सब क्या है? बहुलक है। तो इसका ये तीसरा है प्रतिबल विकृति के आधार पर ये तीसरा वर्गीकरण हो गया इलास्टोमर का, और ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है। और इसका ये तीसरे प्रकार का ये वक्र है
ये दूसरे वाले का वक्र है, ये पहले वाले का वक्र है। और उदाहरण दिया गया है, पहले वाला क्या उदाहरण है? तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। दूसरे वाले का उदाहरण है कांच, कच्चा लोहा। और तीसरे का है रबर। तीसरे का क्या है? रबर।